मेरा नाम कल्पना है। आज मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं अपने खानदान की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरे पिता की कोई बहन नहीं थी और ना ही मेरे चाचाओं के घर कोई लड़की पैदा हुई थी। मेरे पिता अपने सारे भाइयों में सबसे बड़े थे। मेरे पिता अपने भाइयों को बहुत प्यार करते थे और उनके घर बसाने की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मेरे पिता की उम्र काफ़ी बढ़ती चली गई थी और अपने भाइयों की फिक्र में वो अपना घर न बसा सके। मेरी दादी तो काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मेरे दादाजी जब मरे तो मेरे पिताजी के हाथ में अपने छोटे बच्चों का हाथ थमा गए थे और उनसे कहकर गए थे कि अपने छोटे बहन भाई का ख्याल रखना। मेरे दादा ने कहा था कि मैं अपने छोटे बच्चों को अपने बड़े बेटे के हाथ में सौंप कर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे भाइयों का हमेशा ख्याल रखेगा। बस इसीलिए मेरे पिताजी ने अपने छोटे भाइयों के घर बसाने की खातिर और उनका ख्याल रखने की खातिर अपने आप को बूढ़ा कर लिया था। मेरे पिताजी के छोटे भाइयों को तो अपने भाई की कोई फिक्र ही नहीं थी कि बड़े भाई ने भी एक दिन शादी करनी है। इसी तरह जब तक मेरे पिताजी ने अपने तीनों भाइयों की शादी नहीं कर दी और उनकी जिम्मेदारियों से फ्री नहीं हुए, तब तक वो 40 साल की उम्र तक पहुंच चुके थे। मेरे पिताजी अपने भाइयों का घर बसाते बसाते अकेले रह गए थे। जब सारे घर में वो अकेले रह गए तो उन्हें ख्याल आया कि अब उनके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए जीवन साथी होना चाहिए। सारे भाई मजदूरी करते थे, इसीलिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल सका और वो भी मेरे पिताजी को तो इस उम्र में रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल काम था। पिताजी ने अपने जैसे ही लोगों में बात चलाई तो एक औरत जो बेसहारा और विधवा थी और रिश्तेदारों की सताई हुई थी, मेरे पिताजी को मिल गई और इसी तरह मेरे माता पिता की शादी हुई और उन दोनों का घर बस गया। शादी के पहले ही साल में मैं पैदा हो गई थी तो मेरे माता पिता बहुत खुश हुए थे। दोनों ही बहुत उम्र को पहुंच गए थे और दोनों ने ही बहुत उम्र में पहुंचने के बाद अपनी औलाद को पैदा किया था। इस तरह जल्द ही औलाद की खुशी मिल जाना उनके लिए किसी बड़ी खुशी की बात से कम नहीं थी। और फिर हुई भी बेटी थी। मेरे पिताजी को बेटियों का बहुत शौक था और उनको बेटी होने की बहुत चाहत थी, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में ही किसी के पास बेटी नहीं थी। मैं अपने घर में खुशहाली बनकर पैदा हुई थी। बेटी पैदा हो गई तो मेरे पिताजी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। घर में पैसे तो बहुत सारे आने लगे थे, घर के हालात भी बदलने लगे थे। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था और मेरी बहुत लाड से परवरिश होने लगी थी। अपनी माँ के साथ साथ मैं चाचाओं की भी बहुत लाडली थी। उन दिनों सबके रिश्ते भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गहरे थे। मैं 4 साल की हो गई थी तो मेरे पिताजी ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। उन दिनों हमारे ख़ानदान वाले लड़कों को ही शिक्षा दिया करते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने समझदारी दिखाते हुए अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाने के बारे में सोचा। मेरे बाद उनकी कोई दूसरी औलाद भी नहीं हुई थी, इसलिए मेरी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और मेरी परवरिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे हर खुशी दी जाती थी। जब मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी तब एक बार फिर खुशियों ने हमारे घर का रुख किया था और मेरी माँ फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब तक तो मेरे पिताजी भी काफ़ी उम्र के हो चुके थे। मेरी माँ की प्रेगनेंसी की कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जैसा भगवान चाहता है वैसा ही होता है, क्योंकि मेरी माँ की भी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे पिताजी तो हमेशा इसी खुशी में झूमते रहते थे कि एक बार फिर से उनके घर में औलाद आने वाली है, जबकि वो अब तक 50 साल के हो चुके थे। मेरे पिताजी की दाढ़ी और सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और वो बूढ़े दिखने लगे थे। उन दिनों मेरी माँ का 9वां महीना शुरू हो गया था। उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। एक दिन मेरे पिताजी काम पर जाने के लिए बिल्कुल ठीक घर से बाहर निकले थे और वापसी पर उनकी लाश घर में आई थी। हम पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। पिताजी के बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। कोई खुशी नहीं रही थी, जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। घर में एक वीरानी सी हमेशा छाई रहती थी। माँ जो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, अब और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। जैसे तैसे वो दिन भी गुजर गए और हमारे घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। मेरी माँ को जुड़वा बच्चे हुए थे, एक तो बेटा था और एक बेटी थी। मैं जो अब तक अपने माता पिता की लाडली थी, अब घर के सारे काम संभालने लगी थी। जो भी मुझसे हो पाता था कर लिया करती थी। पढ़ाई मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक ही की थी और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने वाला अब कोई भी नहीं था। चाचाओं ने भी पिताजी के जाने के बाद ही हमारे घर आना जाना छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि कहीं हम लोग उनसे पैसे न मांग लें, लेकिन मेरी माँ बहुत ही हिम्मत वाली औरत थी। उनसे कपड़े सिलना आते थे,
इसलिए उन्होंने घर में कपड़े सीने का काम शुरू कर दिया और इसी तरह से लोग माँ को कपड़े सीने के लिए दे जाते थे और हमारा घर बहुत ही लाचारी की हालत में चलने लगा था। वक्त भी अपनी रफ्तार के साथ बढ़ता चला गया और मैं जवान हो गई थी। छोटे भाई बहन भी 6 साल के हो चुके थे। माँ की भी अब काफ़ी उम्र हो गई थी। उनसे सिलाई नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी वो घर चलाने के लिए जैसे तैसे सिलाई करती रहती थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकूं। ऐसा तो तभी हो सकता था जब मैं घर से बाहर निकलकर कुछ मेहनत करती, तब जाकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठा सकती थी। इसलिए मैंने हिम्मत की और घर से निकलकर आस पड़ोस में जाकर पूछा, अगर किसी को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है तो मैं आकर पढ़ा दिया करूंगी। अच्छा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों को टीचर की ज़रूरत थी और जल्दी ऐसे 2-3 घर मुझे मिल गए जहां पर मैंने ट्यूशन पढ़ाने जाना शुरू कर दिया था। जब 1 महीना पूरा होने वाला था और मुझे सारे घरों से सैलरी मिली तो देखकर दिल खुश हो गया था। मेरे पिताजी की दिलाई हुई शिक्षा मेरे लिए रंग ले आई थी। हमारे घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे थे। मैं बच्चों को अच्छा ट्यूशन पढ़ाती थी, इसी वजह से मेरे स्टूडेंट भी बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत जिसका नाम देवयानी था, उनके बच्चों को मैं पढ़ा रही थी। देवयानी जी कुछ खरीदारी करने के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी और मैं उस टाइम पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मार्केट किसी काम के लिए जा रही हूँ, जब तक मैं वापस न आ जाऊँ प्लीज़ तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनके पास ही रहना। मैं भी क्योंकि बाकी सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा चुकी थी, इसलिए उन्हें तसल्ली दी कि आप जा सकती हो, जब तक आप घर पर नहीं आ जाती मैं आपके बच्चों का ख्याल रख लूँगी। बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई तो मैं उनके साथ ऐसे ही बैठे बैठे खेलने लगी। 1 घंटा मुझे वहाँ पर बैठे बैठे गुजर चुका था, लेकिन देवयानी जी अभी तक अपने घर पर नहीं लौटी थी। मैं उनका काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी क्योंकि मुझे घर पर भी जाना था। घर पर मेरी माँ इंतज़ार कर रही होंगी और मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। थोड़ी ही देर बाद उनके दरवाजे पर बेल बजी तो मैंने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला। मुझे लगा कि शायद देवयानी जी घर वापस आ गई होंगी, लेकिन सामने एक जवान लड़का खड़ा हुआ था जो मुझे देखकर एकटुक उसने नज़रें गड़ा रखी थी। वो बस मुझे देखता ही चला जा रहा था। मैंने उसे आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा था, इसलिए एक पल के लिए मैं भी शॉक्ड रह गई थी। थोड़ी देर के बाद मैंने बच्चों को दौड़ते हुए आकर मामा मामा कहकर पुकारते हुए देखा तो वो लड़का भी उनके पास अंदर आ गया था, लेकिन उसकी नज़र बार बार अपनी तरफ उठते हुए देखकर मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि अब आप लोग घर में अकेले नहीं हों, इसलिए मैं चली जाती हूँ। तो उनके मामा ने मेरे बारे में उनसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो बच्चों ने बताया कि ये हमारी ट्यूशन टीचर हैं। उसके बाद मैं अपने घर चली आई। घर जाते हुए रास्ते में मुझे उस लड़के की नज़रें जिस तरह से वो मुझे घूर रहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और बस मैं यही सोचते हुए घर जा रही थी। वो खूबसूरत था और अमीर था, लेकिन हम गरीब लोग थे और हमारे लिए तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना ही सबसे ज़्यादा अहम होता है। इसलिए मुझे उसका घूरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सारे रास्ते मुझे यही ख्याल परेशान कर रहा था। मैं घर पहुंची तो देखा कि माँ घर में मौजूद नहीं थी। वैसे तो माँ कहीं भी नहीं आती जाती थी, लेकिन आज वो अचानक से घर से गायब हो गई थी, जिसे देखकर मेरा दिल भी बैठ गया था। मैं घबरा गई थी। तभी अचानक मेरा ध्यान उस लड़के की तरफ से हट गया था और मैं अपनी माँ को देखने के लिए परेशान हुई जा रही थी। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मेरे भाई बहन शाम के इस टाइम पर पड़ोस में ही खेलने के लिए जाया करते थे। अब मैं इस तरह से बैठ तो नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें ही देखने के लिए चली गई। वो जब पड़ोस वाले घर में गई तो उनसे मुझे माँ की खबर भी मिल गई थी कि मैंने घर में वापस आने में देर कर दी थी, इसलिए माँ मुझे ढूंढने के लिए घर से निकल गई थी। घर जाने के बाद मैंने अपनी माँ का इंतज़ार किया और थोड़ी देर के बाद वो घर पर आ गई थी और हम चारों इकट्ठे घर में मौजूद थे। मैं अपनी माँ से नाराज़ होने लगी थी कि उन्हें बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी। मेरी माँ के घुटनों में पहले ही काफ़ी दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो चलने फिरने में परेशान होती थी। वो अगर कहीं गिर जाती तो फिर उन्हें कौन संभालता। मैं बस अपनी माँ पर लगातार बोले ही जा रही थी। माँ ने कहा कि बेटी, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसकी मैं फिक्र ना करूं। देर सवेर हो जाएगी, तुम जवान लड़की हो और जब घर से बाहर निकलती हो तो मेरे दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्याल आने लगते हैं कि कहीं तुम किसी की बुरी नज़र का शिकार न बन जाओ, तुम पर किसी की बुरी नज़र न पड़ जाए। अगर तुम पर किसी की बुरी नज़र पड़ गई तो हम गरीबों के पास बचेगा ही क्या। माँ की ये बात सुनते ही मुझे देवयानी जी के भाई का घूरना याद आ गया था और मेरा दिल धड़कने लगा था। उसकी बुरी नज़र से शायद मेरी माँ का यही मतलब था।
अगले दिन ट्यूशन पढ़ाते जाते टाइम मुझे आज बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। रूखी सूखी खाकर पेट भर जाना था, लेकिन माँ की दवाइयाँ और भाई बहन की पढ़ाई का खर्च तो मेरी ट्यूशन की कमाई से ही चल रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी ट्यूशन पढ़ाने ना जाने का सवाल तो बनता ही नहीं था। मैं बहुत हिम्मत करके घर से निकल पड़ी। जिन घरों में मैं पढ़ाती थी उस गली में सबसे पहले देवयानी जी का ही घर पहले पड़ता था, जहां हमेशा मैं आखिर में पढ़ाने जाती थी और फिर अपने घर वापस चली आती थी। लेकिन उस दिन मैं सबसे पहले देवयानी जी के ही घर पहुंची थी कि शायद इस टाइम उनके घर में कोई मर्द मौजूद न हो और मैं आसानी से पढ़ाकर वापस आ जाऊं। लेकिन मेरी किस्मत थी कि आज दरवाज़ा भी उसी इंसान ने खोला था जिससे मैं घबरा रही थी। उसकी वही तरसी हुई नज़रें मुझ पर जम चुकी थीं। लगभग 1 घंटे में उन बच्चों को पढ़ाती रही और वो इंसान मुझे घूरता रहा। घर वापस होने पर जब मैं गेट के करीब पहुंची तो उसने मुझसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया और जल्दी से बाहर निकल कर आई। अब घबराहट की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और बाहर गली में पहुंचकर मैंने मुड़कर एक बार फिर से जब उस गेट की तरफ देखा तो वो लड़का मुझे अभी तक देख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था। मैं बाकी घरों में पढ़ाने चली गई थी। उसके बाद 2 दिन तक मैं देवयानी जी के घर बच्चों को पढ़ाने नहीं जा सकी थी, लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह वो हमारे घर पर आ गई थी और माँ से मेरी शिकायत करने लगी कि आपकी बेटी 2 दिन से ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ रही है। मेरे बच्चों के एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और कल्पना से बेहतर कोई और टीचर हमें मिल ही नहीं सकती। तो माँ ने उनके सामने ही मुझे डांटना शुरू कर दिया कि इनके बच्चों को पढ़ाने जाया करो, बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। मैंने देवयानी जी को यकीन दिलाया कि मैं शाम को आपके घर पढ़ाने के लिए आ जाऊंगी और फिर वो अपने घर को वापस चली गई। शाम में वादे के मुताबिक उनके घर पढ़ाने गई तो मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उनका भाई घर पर मौजूद नहीं था। मैंने बड़े सुकून से बच्चों को ज़्यादा टाइम देकर पढ़ाया क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं नहीं आ सकी थी। रोज़ की तरह ही देवयानी जी बच्चों की पढ़ाई के टाइम पर घर के कामों में बिजी होती थी। उसके बाद मैं जाने लगी तो उनके बेटे ने एक लेटर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मैम, ये मामा ने आपके लिए दिया था। लेकिन मैंने उस लेटर को लेने से साफ इनकार कर दिया। तो वो बच्चा परेशान होकर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मैम ये ले लो, वरना मम्मी देख लेंगी। मामा ने कहा है कि तुम्हारी मम्मी को इस बारे में पता न चले। जब देवयानी जी को मैंने अपनी ही तरफ आते हुए देखा तो बच्चे की परेशानी देखकर जल्दी से वो लेटर उसके हाथ से लेकर अपने पर्स में डाल दिया। उसके बाद बाकी सारे घरों में पढ़ाकर जब मैं लौटी तो मैं काफ़ी थक चुकी थी। वो लेटर मुझे याद ही नहीं रहा। रात में अपने किसी काम के लिए जब मैंने अपने पर्स को खोला तो वो लेटर मेरे हाथ में आ गया और मैंने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया तो उसमें बहुत अजीब तरीके की बातें लिखी हुई थी, जो पढ़कर मैं उस लड़के की बातों में आ चुकी थी। लेटर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि हेलो कल्पना जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगी। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए हैं कि आप हमेशा खुश रहें। आप सोच रही होंगी कि ये लेटर शायद मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए लिखा होगा, इसीलिए पहले इस लेटर को लेने से आप घबराई होंगी। मेरी बेमतलब मोहब्बत का एहसास तो आपको मेरी बेकाबू होती नज़रों से भी हो गया होगा, लेकिन ये लेटर सिर्फ और सिर्फ आपसे माफ़ी मांगने के लिए लिख रहा हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन मैं मजबूर था। आप नहीं जानती कि मेरी नज़रों ने आपसे बढ़कर खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। जिससे मोहब्बत हो जाए उससे बढ़कर खूबसूरत कोई नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ आपके रूप की तरह आपका दिल भी बहुत हसीन होगा और आप मुझे माफ़ ज़रूर कर देंगी। इसके बाद कभी भी मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। उस लड़के का नाम कुशाल था। कुशाल का लेटर मैं पूरा पढ़ चुकी थी, लेकिन उसमें लिखी अपनी तारीफ और मोहब्बत की बातें मेरे दिल में बहुत गहराई से असर कर गई थी। ये उम्र ही कुछ ऐसी थी, ना चाहते हुए भी मैं कुशाल की बातों में आ गई थी और उसके प्यार में खो गई थी। मुझे उससे प्यार हो गया था। वो लेटर भी मैंने इस बच्चे के हाथों कुशाल को भिजवाया था और उसके बाद दोस्ती के साथ साथ हम दोनों के बीच कब मोहब्बत हो गई हमें पता ही नहीं चला। इसी तरह से हम दोनों के मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के पास आ गए थे और हम दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन पर बात करना शुरू कर दिया था। कुशाल और मैं एक दूसरे को टूटकर चाहने लगे थे। कुशाल ने मुझे जगह जगह ट्यूशन छोड़कर मोहल्ले में एक ट्यूशन सेंटर खुलवा कर दिया था। वो मेरे घर आने जाने भी लगा था। माँ को डॉक्टर के पास भी लेकर जाता था, उनकी दवाइयाँ लेकर आता था और मेरे छोटे भाई बहन का ख्याल भी किसी बड़े भाई की तरह रखता था। मतलब कि कुशाल से बढ़कर खूबियाँ आज तक मैंने किसी इंसान के अंदर नहीं देखी थी। उसने मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लिया था। देवयानी जी भी मुझे अपनी भाभी बनाने के लिए काफ़ी खुश थी।
कुशाल मेरठ में रहता था, जबकि हम लोग लखनऊ में रहते थे। कुशाल ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी मेरठ में रहने वाले अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर आएगा और मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएगा। आखिरी बार जब वो गया था तो उसकी बहन भी अपनी फैमिली के साथ लखनऊ में ही शिफ्ट होने वाली थी। वो अपने सारे सामान के साथ मोहल्ला छोड़ रहे थे। कुशाल ने कहा था कि वो 1 हफ्ते के अंदर ही अपने पेरेंट्स को मेरी माँ से मिलवाएगा। उसके जाने के बाद मेरी उससे 1-2 बार फोन पर भी बात हुई थी और धीरे धीरे वो 1 हफ्ता 4 साल में बदल गया और मैं कुशाल के इंतजार की आग में जल रही थी और उसने कभी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा था। सारे मोहल्ले में मेरी और कुशाल की लव स्टोरी फेमस हो गई थी, इसीलिए मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आता था। कुशाल का नाम ले लेकर मुझे ज़माने में इतना सताया कि दिल चाहता था कि अब अगर वो मेरे सामने आ भी जाए तो सीधा मैं उसे जान से मारकर जेल चली जाऊं, ताकि कोई भी लड़का किसी लड़की को इस तरह से बदनाम करके न छोड़ दे। मैं हर रोज़ कुशाल का नंबर ट्राई किया करती थी, लेकिन उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। उसके अलावा मेरे पास उसका कोई और कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। और फिर 4 साल के तकलीफदेह इंतज़ार के टाइम के बाद हमने वो मोहल्ला और शहर भी छोड़ दिया और फिर एक नए शहर में रहने लगे। वहाँ पर मेरा एक रिश्ता आया। अब मेरे लिए कुशाल और उसकी झूठी मोहब्बत को भुला देना ही ठीक था। उसके बाद मेरा रिश्ता सम्राट नाम के लड़के के साथ हो गया। कुछ ही दिनों के बाद मेरी सम्राट के साथ शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर उसके घर चली गई। जब मैं अपने ससुराल चली गई तो पिछले 2 घंटे से सजी धजी दुल्हन बनी बेड पर अकेली बैठी हुई अपने दुल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था वो इस कमरे में आना ही भूल गया था। थकान से मेरा बुरा हाल हो रहा था। ज्यादा बैठे रहने की वजह से मेरी कमर में भी बहुत तेज दर्द होने लगा था। पर ऐसे में मैं लेट भी तो नहीं सकती थी कि किसी भी टाइम मेरा दुल्हा आता ही होगा। मैं इन्हीं ख्यालों में बैठी थी कि कमरे के दरवाजे के पास किसी की आहट हुई। मैं सिमट कर ठीक से बैठ गई और नजरें झुका ली। चेहरे पर घूंघट होने की वजह से मैं देख नहीं पाई थी कि अंदर दाखिल होने वाला इंसान कौन है। जब अपने पास किसी को बैठता हुआ महसूस किया तो मेरी सांसें जोर जोर से चलने लगी। लेकिन मेरे कमरे में मेरा पति नहीं बल्कि मेरी सास आई थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटी, इतनी देर से तुम बैठी हुई थक गई होगी, जरा कमर सीधी करके लेट जाओ। तुम्हारे पति के आने में अभी थोड़ा वक्त है, वो दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी है। ये सुनकर मुझे अजीब लगा था कि ये कैसा दूल्हा है जिसे अपनी शादी की रात भी दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की लगी हुई है। मेरी सास ने एक बार फिर से कहा कि बेटी, जब तक वो नहीं आ जाए तुम थोड़ा आराम ही कर लो, बहुत देर से तुम इसी तरह से बैठी हुई हो। मैंने जी माँ जी कहते हुए तकिए से टेक लगा ली तो मेरी सास कमरे से बाहर चली गई। मैं अब थकान से चूर चूर हो चुकी थी। थोड़ी सी टेक लगते ही मुझे नींद आने लगी थी और मैं गहरी नींद में सो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह कमरे की खिड़की पर पड़ने वाली सूरज की किरणों पर नजर पड़ते ही मेरी आंख खुल गई और मैं फौरन उठकर बैठ गई। ये देखकर घबरा गई थी कि मेरा पति मेरे सामने सोफे पर सोया हुआ था। न जाने वो रात में किस टाइम पर आ गए थे कि मेरी आंख नहीं खुली। मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं थोड़ी देर और जागकर उनका इंतजार भी नहीं कर सकी। शायद उन्होंने मुझे जगाया होगा और सोफे पर ही सो गए होंगे। इसी तरह हमारी शादी की पहली रात गुजरी। मैं बेड पर बैठी अपने पति को ही देख रही थी जो इस टाइम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। हमारी शादी तो हमारी फैमिली की पसंद से हुई थी और मैंने आज से पहले सम्राट को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इसलिए सोते हुए नींद का फायदा उठाकर मैं नजरें भरकर उन्हें देखना चाहती थी। वो बहुत ही हैंडसम थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, फेस कट भी बहुत प्यारा था। उन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी और सुकून मिल रहा था कि अब वो मेरी ज़िंदगी भर के साथी हैं। सच तो यह है कि शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा होने लगी थी। मैं बेड से उठी और उनके करीब जाने लगी। सोफे के पास ही ज़मीन पर बैठकर मैं बहुत नज़दीकी से उन्हें देखने लगी। मेरे दिल में उनके लिए उमड़ उमड़ कर प्यार आ रहा था। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। शायद उन्होंने भी नज़रें खुद पर पड़ती हुई देख ली और वो चौंक कर उठ गए और फिर मैं भी शर्माकर बेड पर जा बैठी थी। मुझे लगा था कि मेरे पति को मेरी ये अदा बहुत अच्छी लगेगी और उन्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे देखा और इग्नोर कर दिया और फौरन से उठकर बाथरूम में चले गए। मैं उसी बेड पर अकेली एक बार फिर से बैठी रह गई थी और हैरान रह गई थी कि ये कैसा पति है जिसे अपनी नई नवेली पत्नी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
थोड़ी देर बाद बाथरूम से निकलकर वो सीधा कमरे से बाहर चले गए और मैं हैरानी के साथ साथ अब परेशान भी हो गई थी कि रात में उनका देर से आना कोई इत्तेफाक था या फिर वो मुझे इग्नोर करने का कोई तरीका था, क्योंकि अभी भी वो मुझे इग्नोर कर गए थे। मैं अभी भी वहीं की वहीं सजी धजी जेवर के साथ बैठी हुई थी जब मेरी सास एक बार फिर से मेरे कमरे में आई और मेरा हुलिया देखकर समझ गई कि हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ। वो मुझसे नजरें चुराते हुए कमरे में इधर उधर देखकर कहने लगी कि अरे बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो और हम सब नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी सास ने अलमारी खोली और मेरे कपड़े निकालने लगी। मैं तब बाथरूम में नहाने जा चुकी थी, लेकिन अभी तक अपने पति के बिहेवियर पर मैं बहुत परेशान थी। उनको आखिर मुझसे क्या परेशानी थी, जबकि मुझे देखकर ही उन्होंने पसंद किया था। मैं तैयार होकर बाहर निकली तो मेरा पति नाश्ता करके घर से जा चुका था। मैंने इंतजार भरी नजरों से इधर उधर देखा तो मेरी सास ने कहा कि तुम आराम से नाश्ता कर लो, वो ऑफिस चला गया है। अब तो मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। उनको अगर मुझसे कोई परेशानी थी तो वो मुझे बताते क्यों नहीं थे। मैंने अपनी सास के कहने से जैसे तैसे थोड़ा सा नाश्ता कर लिया और उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बहुत अजीब तरीके से हुई थी। मैंने शादी से पहले जो दुख दर्द झेले थे, शादी के बाद मैं उन सारे दुख दर्दों को भूलना चाहती थी, लेकिन पति की ये बेरुखी मुझे और भी ज्यादा परेशानी में डाल रही थी। पूरे दिन में कई बार मेरी सास मेरे कमरे में आई थी और बार बार मुझसे बातें करके मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल जिसके लिए बेचैन हो रहा था उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो सारा दिन बाहर गुजार कर रात को वापस आए थे। मैंने रात को खाना उनके इंतजार में नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ता और लंच मुझे उनके बगैर करना पड़ा था। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। सास आखिरी बार मेरे कमरे में चक्कर लगाने आई थी और मुझसे कहकर गई थी कि तुम लेट जाओ, आराम करो। लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि कल की तरह फिर से मेरी आंख न लग जाए और फिर कल की तरह वो मुझे सोता हुआ देखकर सोफे पर न सो जाएं। इसीलिए मैं कभी बैठकर तो कभी टहल टहल कर उनका इंतजार कर रही थी। जब रात का 1 बज गया तो वो कमरे में दाखिल हुए तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी लेट क्यों आए हो। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना पिलो उठाकर सोफे पर जाकर लेटने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको नींद आ रही है। उन्होंने फीके से शब्दों में कहा कि हाँ। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने आपके इंतजार में खाना भी नहीं खाया। ये सुनकर उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी भरे एक्सप्रेशन दिखने लगे थे, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि चलो अच्छा है कि मेरी थोड़ी बहुत फिक्र तो है। और फिर उसके बाद वो बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर जब वो रूम में आए तो उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। इसका मतलब वो मेरे लिए किचन से खाना लेने के लिए गए थे। ट्रे बेड पर रखकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम खाना खा लो। मैंने कहा मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखा। फिर उसके बाद वो मेरे पास बैठ गए थे, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे इतना ज्यादा कटे हुए क्यों थे। मैं अपने पति को देखकर बहुत पसंद करने लगी थी। अब मुझसे उनकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरह दूर दूर भाग रहे हैं। उसने 1 मिनट के लिए तो मुझे गौर से देखा और उसके बाद कहने लगे कि हाँ यही बात है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। ये सुनकर तो मेरा दिल टूट गया था और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं जो अपनी आंखों में हजारों सपने सजाकर अपने ससुराल आई थी, अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। अब एक बार फिर से मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि आप मुझे मौका दे दो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी सी जगह मुझे अपने दिल में भी दे दो। मुझे खुद से दूर मत करो। उन्होंने एकदम पलटकर मुझे जवाब दिया कि तुम मुझसे तलाक ले लो। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि अचानक मेरे पति ने मुझे तलाक का ही शब्द बोल दिया। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकता। इस बात पर मैं बुरी तरह से बिखर गई थी और कहने लगी कि आखिर क्यों आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकते, आखिर क्या वजह है। उन्होंने कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। वो ही लड़की मेरे दिल में जगह बना चुकी है। अब किसी और की मेरे दिल में गुंजाइश बाकी नहीं रही। मैंने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं किस बात की सजा भुगतूंगी अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो वो कहने लगे कि तुम इस चीज की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं होने दूंगा, बल्कि तुम्हारी शादी मैं अपने दोस्त से करवा दूंगा। वो बहुत ज्यादा अमीर है और तुम उसके घर में ऐश करोगी। मुझे अपने पति की इस बात पर बहुत हैरानी हो रही थी।
वो कैसा इंसान था जो अपनी पत्नी की शादी किसी और से करवाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन मैं ही पागल थी। उस आदमी के दिमाग पर तो किसी और लड़की के प्यार का भूत सवार था जिससे वो शादी से पहले ही चाहता था। मैंने अपने पति से कहा कि भले ही उस लड़की से शादी कर लो, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपकी पत्नी बनकर। वो फिर मेरे कदमों में गिर गया और कहने लगा कि तुम प्लीज किसी भी तरह से मुझे छोड़ दो। तुम लोगों से कह देना कि मेरा पति नामर्द है और इसी वजह से तुमने मुझसे तलाक ली है। तुम्हारे रहते वो लड़की मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। मुझे अपने पति की बातों से बहुत बड़ा सदमा लगा था। 2 दिनों में ही मैं अपने पति से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उसके साथ तो मैंने अपने घर बसाने के सपने देखे थे और वो इंसान मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में था। लेकिन मैं अपने पीछे अपनी विधवा माँ और अपने 2 अनाथ बहन भाई को छोड़कर आई थी। इतनी जल्दी उनको इतना बड़ा दुख कैसे दे सकती थी? मेरी माँ तो शादी के दूसरे दिन ही मेरी तलाक की बात सुनकर मर जाती। इसलिए मैंने उनकी बात एक्सेप्ट कर ली कि वो मेरी शादी अपने दोस्त के साथ करवा देंगे। और सुबह होते ही मैंने हंगामा कर दिया कि मेरा पति तो नामर्द है। सास ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम अपनी जबान पर काबू रखो, लेकिन मैंने एक न मानी और अपने पति से तलाक ले ली। मेरे पति ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया था। ये मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की बात थी, लेकिन मैं मजबूर थी और वापस जाकर अपनी माँ को ये दुख नहीं दे सकती थी। और यही इंसान जो दोबारा मेरा घर बसाने वाला था। हमारा तलाक हो जाने के बाद सारे घर का माहौल काफी गम में बदल गया था। मेरी सास रो रो कर पागल हो चुकी थी, लेकिन ये सब उनके बेटे का ही फैसला था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी और मैं चाहकर भी उनके साथ हमदर्दी तक नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने मुझे घर छोड़ आने का बहाना लिया और गाड़ी में मुझे बिठाया और वादे के मुताबिक अपने दोस्त के घर लेकर जाने लगा, क्योंकि मुझे एक महफूज सहारे की जरूरत थी। मैंने जिंदगी में सारी ठोकरें खाने के बाद ये जान लिया था कि अकेली औरत का इस जिंदगी में रहना मुमकिन नहीं है और एक मर्द का साथ बहुत जरूरी है। मेरे बीते हुए कल में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने मुझे ये सबक सिखा दिया था। गाड़ी में बैठे हुए मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचे जा रही थी। जब गाड़ी रुकी तो मैं होश की दुनिया में वापस आ गई थी। मेरा पति, जो अब मेरा एक्स हस्बैंड बन चुका था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक बड़े से घर में मुझे लेकर चला गया। वो मुझे इसी घर में अपने दोस्त से मिलवाने लेकर आया था। अंदर चलकर हम जब उस घर के अंदर दाखिल हुए तो घर बहुत ज्यादा बड़ा और अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ था। उसके बाद वो मुझे एक कमरे में लेकर जाने लगा। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने मुझसे कहा कि ये लो तुम्हारी अमानत, तुम्हारे पास वापस आ गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे और मैंने नजरें झुकाई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान कौन है जिसकी अमानत मेरा पति मुझे कह रहा था। इन शब्दों पर मैंने चौंक कर जब अपनी नजर उठाई तो सामने उस इंसान को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वो जो उसका दोस्त था, उसे तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। उस इंसान को भला मैं कैसे भूल सकती थी? उसका मेरे बीते हुए कल से बहुत गहरा रिश्ता था। मैंने तो सोचा था कि मैं सारी जिंदगी सम्राट की सुहागन बनकर गुजार दूंगी, लेकिन मुझे सम्राट से शादी भी रास नहीं आई और मैं नहीं जानती थी कि इस तरह चालाकी से सम्राट मुझे इस इंसान के सामने लाकर खड़ा कर देगा। सम्राट के दोस्त की जगह जब मैंने कुशाल को देखा तो पिछले दर्द भरे जख्मों को लगाए सारे टांके उधड़ चुके थे। मैं एक बार फिर से अपने बीते हुए कल की परेशानियों को महसूस करके उस तकलीफ में पहुंच गई थी जब रात को रो रो कर मैं कुशाल का इंतजार करती रहती थी और उसकी कहीं से भी कोई खबर मुझे नहीं मिल पाती थी। मैंने एकदम से कुशाल का गिरेबान पकड़ लिया और उसे झंझोड़ झंझोड़ कर सवाल करने लगी कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हारे साथ के लिए कितने सुहाने सपने सजाए थे। तुमने मोहब्बत की कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। आखिर तुम क्यों बदल गए? कुशाल, तुम क्यों बदल गए? उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द मुझे साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब भी वो मेरी नजरों में मेरा गुनाहगार था। उसने मेरा दिल तोड़ा था। उसने मुझे रिलैक्स करके चेयर पर बिठाया और कहने लगा कि कल्पना, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं खुद बहुत मजबूर था। मेरी बहन ने जब घर आने के बाद तुम्हारे बारे में मेरी फैमिली को बताया तो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के खिलाफ जाकर तुम्हारे पास आने लगा था। और फिर एक रोड हादसे में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। मैं पूरे 2 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। न चल सकता था, न बैठ सकता था और न ही कुछ बोल सकता था। मेरी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और 2 साल पहले जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो सबसे पहले मैं तुम तक पहुंचना चाहता था। और मेरी इतनी बड़ी परेशानी के बाद मेरे पेरेंट्स भी तुमसे शादी करवाने के लिए राज़ी हो गए थे।
मैं तुमसे बात करना चाहता था और तुमसे मिलना चाहता था। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने तुम्हारे मोहल्ले में जाकर तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला कि तुम लोग कई साल पहले वो घर छोड़ चुके हो। मैंने कितनी जगह तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम्हारा कहीं अता पता नहीं चला। मैंने तुम्हारा नंबर भी ट्राई किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। फिर अचानक एक दिन तुम मुझे सम्राट की शादी में नजर आ गई। उस टाइम तुम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। फिर मैंने हिम्मत करके तुम्हारी शादी की रात सम्राट को अपनी पूरी कहानी बताई और उसके कदमों में गिर गया कि सम्राट मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरी सालों पुरानी मोहब्बत को मरने से बचा लो और मुझे मेरी कल्पना वापस लौटा दो। सम्राट को जब पता चला कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो उसने एक प्लान बनाया कि वो तुमसे किसी और को पसंद करने का बहाना लेकर तुम्हें तलाक दे देगा ताकि तुम फिर से मुझसे मिल सको। कुशाल की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। यकीनन वो बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरा था, लेकिन सम्राट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो कम से कम सच्चाई बताकर मुझे तलाक दे देता। लेकिन सम्राट ने अपनी दोस्ती निभाई थी। मैं समझ गई थी कि सम्राट ने सिर्फ हमारी मोहब्बत की खातिर मुझे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने अपनी दोस्ती को भी अच्छे तरीके से निभाया था। उसके बाद मेरी शादी कुशाल के साथ हो गई और सम्राट ने भी किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। अब कुशाल और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मुझे खुशी है कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।